हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप तो अच्छा आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, इस टाइम पे ना स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि सर हमारा ना मई 25 में अटेम्प्ट है, तो हमें एफआर की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, किस ऑर्डर में हमें चैप्टर रिवाइज करने चाहिए, चैप्टर को हमें कैसे रिवाइज करना चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं CA PS वानीवाल आप सबका इसे एक अमेजिंग वीडियो में वेलकम करते समय बात करूंगा कि आपको एफआर की तैयारी कब से स्टार्ट करनी है, किस ऑर्डर में आपको चैप्टर रिवाइज करने हैं, चैप्टर को आपको कैसे रिवाइज करना है, कौन कौन सी ऐसी बातें जो आपको ड्यूरिंग दीज डेज फॉलो करनी है, कौन कौन सी ऐसी बातें जो आपको ड्यूरिंग एग्जाम टाइम 3 आवर्स में फॉलो करनी है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको 15 मिनट्स पहले जब आपको पेपर मिलेगा उसमें आपने फॉलो करनी है। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपने क्या करना, इस वीडियो को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करेंगे कि सर ये जो कमिंग डेज है ना, ये हमारे अपने हैं, ये जो कमिंग डेज है इसमें हम एक सिंगल सेकंड भी किसी को नहीं देंगे। दोस्त मैं आपको बताऊं, अभी भी ना आपके पास एक आखिरी मौका और है, अगर एफआर में ना कोई गैप आपकी साइड से रह गया था उसको दूर करने का ना, क्योंकि एफआर का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो सबसे पहले एग्जाम होता है और इसमें आपके पास ना इन कंपैरिजन टू अदर पेपर ना ज्यादा टाइम होता है। तो जो भी आपकी साइड से गैप रहेगा ना, उस गैप को दूर करने का आपके पास एक आखिरी मौका, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप इस मौके को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। जितनी बातें मैं आपको यहां पे बताऊंगा वो सारी बातें फ्रूटफुल तभी हो पाएंगी जब एटलीस्ट आप ना इस टाइम पे 13 to 14 आवर डेली पढ़ेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करेंगे कि सर हम ना ये जो टाइम है इसे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, डेली 13 to 14 आवर पढ़ेंगे और हम इस बार मई में पास हो रहे हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेरी कि सर हमें एफआर का रिवीजन कब से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए दोस्त, मेरे हिसाब से जो अप्रोप्रिएट टाइम है ना, आप क्या करेंगे 25 अप्रैल को ना इवनिंग में एफआर का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक प्यारी सी बात और आपको बता देता हूं। मई 25 अटेम्प्ट के लिए ना जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं और उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। केस सिनेरियो फाइल मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, एमसीक्यू की फाइल मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, आपका आरटीपी एमटीपी की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है और ये जितने भी नोट्स है ये सारे आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने ना टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी करा रखा है, तो आप उन वीडियो को जरूर रेफर करना। ये सारी वीडियो जो मैंने आपको बताई हैं, सारी पीडीएफ, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, ठीक। और जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। 25 अप्रैल से आपको क्या करना है, एफआर का रिवीजन स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इवनिंग में 25 अप्रैल को ये 2 चैप्टर कर लेंगे। एक शेयर बेस्ड पेमेंट, क्योंकि इस अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, और इंड AS 36। जैसे आप ये 2 चैप्टर कर लेंगे ना तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर ना कंटेंट वाइज अच्छे चैप्टर है, इनमें कंटेंट भी अच्छा खासा है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और एक ना स्टार्ट करने के लिए ये बेस्ट चैप्टर रहेंगे। 26 अप्रैल को आप FI, इंड AS 113, 33 और एथिक्स का चैप्टर करेंगे, ठीक। 27 अप्रैल को आप CFS बिजनेस कॉम्बिनेशन का चैप्टर करेंगे, ठीक। 28 अप्रैल को आप इंड AS 115 डिफरेंस जरूर करके जाना। और डिफरेंस के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपने क्या करना है, डिफरेंस में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। जो बातें AS में लिखी इंड AS में नहीं लिखी उनको आप लिख के आ जाएंगे, और जो बातें इंड AS में लिखी AS में नहीं लिखी उनको आप लिख के आ जाएंगे, ठीक। तो आपका ऑटोमेटिक ये वाला कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट ना, डिफरेंस विद AS, ठीक। उसके बाद आप इंड AS 16 पढ़ेंगे, इंड AS 108, इंड AS 12, डिफरेंस विद AS 22, ठीक। 29 अप्रैल को आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर करेंगे, प्लस शेड्यूल 3 आपका डिवीजन 2, इंड AS 116 और डिफरेंस विद AS 19, इंड AS 40, 34, 21 एंड फ्रेमवर्क का चैप्टर। 30 अप्रैल को आप क्या करेंगे, इंड AS 7 मॉर्निंग में कवर करेंगे, उसके बाद 19, 23, 38, 101, 8, 21 एंड 2। 1 मई को आपने क्या करना, एज सुन एज पॉसिबल जो आपके रिमेनिंग चैप्टर बचे हैं उनको आप कवर कर लेंगे। सर हमारे जो एग्जाम है वो तो 2 मई को है, लेकिन आपने तो सिलेबस 1 मई को ही मॉर्निंग में कंप्लीट करा दिया या आफ्टरनून तक कंप्लीट करा दिया। दोस्त देखिए, एफआर का फर्स्ट पेपर है और आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अब जो चैप्टर आपने स्टार्टिंग में यहां कवर किए थे, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहां तक आते आते ना आपको ऐसा लगेगा यार जो चैप्टर मैंने किए ना उनको तो मैं भूल गया। ये बड़ा नेचुरल है, आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो आपने क्या करना, कुछ टाइम ना सेकंड रिवीजन के लिए रखना है, और सेकंड रिवीजन में आप क्या करेंगे, 2 मई को ये 4 चैप्टर आप मॉर्निंग में रिवाइज करके जाएंगे। FI, इंड AS 115, CFS और बिजनेस कॉम्बिनेशन का चैप्टर, ठीक। इनमें आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये जो सेकंड रिवीजन रहेगा इसे आप कैसे करेंगे, इस बात को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक। जो बाकी आपका सिलेबस है उसमें से कुछ इंड AS बड़े छोटे इंड AS है,
जिसमें आपको लगता है कि यार दोबारा रिवीजन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, उनको छोड़ देंगे आप। बाकी जो बड़े इंडेस है अदर देन 4 इंडेस आप क्या करेंगे, सेकंड टाइम आप 1 मई को उनको रिवाइज कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहली क्वेरी स्टूडेंट की ये थी कि सर हमें एफआर का रिवीजन कब से स्टार्ट करना चाहिए, इसका मैंने आंसर दे दिया। सेकंड क्वेरी ये थी कि हमें चैप्टर किस ऑर्डर में करने चाहिए। दोस्त मेरे हिसाब से ये ऑर्डर बेस्ट रहेगा, बाकी अगर आपको ऑर्डर में हल्का फुल्का चेंज करना तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक, थर्ड क्वेरी ये है कि सर हमें इस टाइम पे चैप्टर को कैसे रिवाइज करना चाहिए। देखिए दोस्त, एफआर का एग्जाम ना आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब मेजर पेपर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का होता है। अगर हम ना सिंपल ऑडिट करके जाएंगे कि एक साइड क्वेश्चन रख लिया और एक साइड आंसर रख लिया, यू हो गया यू हो गया यू हो गया, मैं आपको बताऊं कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करके देखेंगे ना तो प्रोसेस क्लियर नहीं होता क्वेश्चन का। और ऐसे केस में क्या होता है, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, क्वेश्चन में अगर एक भी लाइन आगे पीछे होकर आ गई ना, या कोई नई लाइन आ गई, तो आप एग्जाम में फंस जाएंगे। इसलिए आपने क्या करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। अब यहां पे स्टूडेंट की एक बड़ी जेन्युइन क्वेरी आती है कि सर क्वेश्चनों को हम कितने क्वेश्चन सोल्व करके देखें और क्या हम प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व करके देखें, क्योंकि इस टाइम तो है नहीं। दोस्त मैं आपको ना कुछ यहां पे चीजें बताऊंगा, आपने वो फॉलो करनी। आप देखेंगे कि आपके ना बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी और टाइम भी कम लगेगा। देखिए, आपने ना जो भी चैप्टर रिवाइज करना, जैसे मैं यहां पे इस चैप्टर से स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, इस चैप्टर का जैसे आपने पहला क्वेश्चन उठाया तो आप प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह नहीं बनाएंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं है। फॉर्मेट बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। मान लो आपका शेयर बेस्ड पेमेंट का जो क्वेश्चन है वो इक्विटी सेटलमेंट का क्वेश्चन है। ठीक, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को डायग्राम के रूप में लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे इतने ईसोप है, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतने एक्सपेक्टेड है। ठीक, आप उसके बाद क्या करेंगे, उठाएंगे कैलकुलेटर, 100 एम्प्लॉय थे, 90 एक्सपेक्टेड टू अवेल है, तो 90 इंटू आपका एसबीपी पर एम्प्लॉय मान लो 200 है, इंटू फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट मान लो आपका 18 है, ये अमाउंट आ गया, डिवाइड बाई 3, डायरेक्ट अमाउंट लिख लेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो गया और आपका टाइम भी बच गया। जैसे मान लो कंसोलिडेशन का चैप्टर है, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ना जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे तो आपने बैलेंस शीट में ऐसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 5 लाख, एस लिमिटेड 4 लाख, लो जी 9 लाख, आप ऐसे लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या पीसी पेड का अमाउंट है मान लो 450 है या 950 है मान लो। ठीक है, एनसीआई का बैलेंस है 130, तो आप ऐसे लिखेंगे। इससे क्या होगा, आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करके देख रहे हो और आपका टाइम भी कम लग रहा है। क्योंकि आप अगर डिटेल में एक चीज लिखेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को इस अप्रोच के साथ सोल्व करना है। सर अगर मान लो हम सिर्फ अमाउंट लिखते हैं, कोई कंफ्यूजन हो रही हो, फिर उस केस में आप ऐसा करेंगे, एब्रीविएशन यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एनसीआई है, एनसीआई लिख लेंगे, फिर वैल्यू आइडेंटिफाइबल एसेट है, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, ऐसे लिख के आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब आपने क्या करना, हर चैप्टर के ना पहले 2 से 3 मेन क्वेश्चन सबसे पहले ऐसे सोल्व करने हैं। जब आप 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बहुत सारे एडजस्टमेंट अलग है, एक या 2 एडजस्टमेंट अलग है। अगर बहुत सारे एडजस्टमेंट अलग है तो फिर आप उस क्वेश्चन को वैसे सोल्व करेंगे। अगर एक या 2 एडजस्टमेंट अलग है तो पता आप क्या करेंगे, उन 1 या 2 एडजस्टमेंट को सिर्फ सोल्व करके देख लेंगे, बाकी आप टिक कर सकते हैं। डुप्लीकेट क्वेश्चन आपने कट करते हुए चलना है। प्लीज एक बात का ध्यान रखें, आप क्वेश्चन को इस अप्रोच से सोल्व करेंगे, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर बहुत छोटे होते हैं। जैसे मान लो आपका इंड AS 2 का क्वेश्चन है इन्वेंटरी वैल्यूएशन का। ठीक, आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी तो आप उसे कैलकुलेटर पे भी सोल्व करके देख सकते हैं, टिक नहीं करना है। ठीक, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो केस स्टडी बेस है, उसका आंसर आपको सोचना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, माइंड में आंसर बनाते रहेंगे। अच्छा इसका आंसर ये बनेगा, इसका आंसर ये बनेगा, इसका आंसर ये बनेगा, फिर आप आंसर रेफर कर लेंगे। इस अप्रोच से अगर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपने क्वेश्चन सोल्व करके देख लिया और आपका टाइम भी बच गया। ठीक, जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो आपने क्या करना है, हर चैप्टर के ना 4 से 5 क्वेश्चन नोट करने हैं और वो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सेकंड रिवीजन में कवर कर लेंगे। चलें जी सर, आइए अब डिस्कस करते हैं कि जो ये ड्यूरिंग एग्जाम डेज है, हमें इस टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहले पता आप क्या करेंगे, आप किसी के साथ भी कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। सर क्या बात कर रहे हो, हमें दोस्ती नहीं निभानी, हम दोस्तों से बात नहीं करेंगे। दोस्त पता है, दोस्ती निभाने के लिए ना पूरी लाइफ पड़ी हुई है। अगर आप कुछ बन जाओगे ना, दोस्त की हेल्प भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। ये जो टाइम है ना, ये टाइम आपको अपने आप को देना है, क्योंकि आप इस टाइम पे अगर दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे ना तो उसका टाइम वेस्ट होगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप किसी को सच्चा दोस्त मानते हो ना और आपका कोई अच्छा दोस्त है तो वो भी और आप भी दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। और इस टाइम पे कोऑपरेशन पता क्या है, ये है कि आप किसी के साथ कुछ भी डिस्कस ना करें, सिर्फ अपने आप को टाइम दें। ठीक, आप प्रॉपर नींद ले, नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, प्रॉपर स्लॉट बना के पढ़ना है। जैसे पहला जो मॉर्निंग का स्लॉट होगा ना, कम से कम वो 5 से 6 घंटे का स्लॉट होगा। उस टाइम पे आप आपकी किताबें, कोई मोबाइल नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल ये जो 15-16 डेज है ना, इसमें गायब हो जाना आपने। ठीक, 15-16 डेज में ऑल एग्जाम के लिए कह रहा हूं। ठीक, अब बात करते हैं
15 मिनट्स जो आपको पहले मिलेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसको हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर पाएंगे। आपने सबसे पहले क्या करना, जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसे बिल्कुल देखना तक भी नहीं है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 से लग जाएंगे और क्वेश्चन 6 तक आप रेफर करेंगे और कुछ बातें यहां पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ने का रीजन क्या है, देखिए क्वेश्चन के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट दे रखा होगा उसके मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें मार्क्स उस ट्रीटमेंट के मिलेंगे जो पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले का रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर सोचेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ें। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको दुखी कर रहा है तो उस पर आपने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं ना तो ऑटोमेटिक उसका सोल्यूशन मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जिसको आपको याद रखना जरूरी है क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो आप क्या करेंगे, समराइज वे में उसके बारे में लिख लेंगे साथ साथ। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, 15 मिनट्स के अंदर ना क्वेश्चन 2 से लेकर 6 तक रेफर करने के बाद आपने ऑर्डर सेलेक्ट करना है कि पहले छोटे क्वेश्चन उसके बाद फिर आपका बड़े क्वेश्चन। ठीक, और छोटे क्वेश्चन का ऑर्डर कैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है और आपको लगता है इसमें अपना 8 मिनट्स लगेंगे और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, इसमें लगता है आपको कि 12 मिनट्स लगेंगे, तो फिर आप इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करेंगे। इस तरह से आपने क्या करना, सिलेक्शन करना। ठीक, अगर 15 मिनट्स में ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद और ये ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास टाइम बचा था, उस केस में आप क्या करेंगे, फिर कंपलसरी क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अब जब आप पेपर सोल्व करेंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ना स्मॉल क्वेश्चन करेंगे। ठीक, जब छोटे क्वेश्चन आपकी साइड से हो जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना, केस सिनेरियो एंड एमसीक्यू करने हैं। सर हम केस सिनेरियो एमसीक्यू पहले नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं दोस्त। क्यों सर, देखिए क्या होता है एग्जाम के अंदर ना हमारी ना हाई एक्सपेक्टेशन होती है केस सिनेरियो एमसीक्यू से ना, और अगर मान लो एमसीक्यू में या केस सिनेरियो में कोई ऐसा केस फंस गया जिसमें आपको टाइम लग रहा है तो आपका ना टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और पेपर हैंडल करने में दिक्कत आएगी। इसलिए आपने क्या करना, स्टार्टिंग में जब आप स्मॉल क्वेश्चन करके जाएंगे ना तो आपका पेपर को लेकर कॉन्फिडेंस बन चुका होगा अच्छे से, आपकी स्पीड प्रॉपर मेंटेन हो चुकी होगी। ठीक, आपका टाइम प्रॉपर मैनेज चल रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद केस सिनेरियो एमसीक्यू के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आपने क्या करना, कंपलसरी क्वेश्चन करना, उसके बाद फिर आप बड़े क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये आपका ऑर्डर रहेगा। अब एक दो बातें डिस्कस करते हैं, ड्यूरिंग एग्जाम क्या क्या हो सकता है। सर पेपर टफ आ गया, क्या करें दोस्त, मैं आपको बता दूं पेपर टफ आएगा ना, सबके लिए टफ आएगा। और टफ पेपर में ना पूरा पेपर कभी टफ नहीं आता, कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरे पेपर में आपको कुछ नहीं आता। ऐसा हो सकता है कि एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन टफ आएंगे। आसान पेपर में और टफ पेपर में क्या डिफरेंस है, आसान पेपर में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके आसान होते हैं या कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अपर लेवल का होता है। ठीक, टफ पेपर में क्या होता है, 1 या 2 क्वेश्चन टफ होते हैं और हम पता क्या गलती करते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं। भाई इस चैप्टर को तो मैंने इतने अच्छे से किया था, इतना टाइम दिया, ये क्वेश्चन तो मैं करके छोड़ूंगा। दोस्त नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। 1 या 2 क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, इससे ज्यादा टफ नहीं होगा, और वो पेपर सबके लिए टफ होगा, इसलिए बिल्कुल कूल रहना आपने। और जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं उनको आप लास्ट में करेंगे। ठीक, आपने पेपर 100% अटेम्प्ट करना है। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया, उसमें आपको सारे पॉइंट आते, 1 या 2 पॉइंट नहीं आते, तो पता आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ना जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट सोल्व करते हैं ऐसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, और जो 1 या 2 पॉइंट आपको नहीं आते उसको आप फिर लास्ट में उस क्वेश्चन में ट्रीट करेंगे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, हमें उसका आंसर नहीं आता, दोस्त मैं आपको बताऊं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन के कई पॉइंट नहीं आते होंगे, कुछ पॉइंट तब भी आते होंगे। आपने पता क्या करना, उस क्वेश्चन को भी ना बिल्कुल अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से सोल्व करना स्टार्ट करना, और आप देखेंगे कि जो पॉइंट आपको नहीं आते ना उनका कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट को जोड़ के क्वेश्चन दे दिया जाता है और वो कॉन्सेप्ट आपने अलग अलग पढ़ रखे, तो आपने क्या करना है, जैसे उन कॉन्सेप्ट को आपने अलग अलग पढ़ रखा ना, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये कुछ बातें हैं जो आपने फॉलो करनी है। एक बात मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपने इस टाइम पे बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ ना, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, और जो भी आपकी साइड से गैप थे उन गैप को दूर करने का आपके पास ये आखिरी मौका है, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप इस मौके को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और हाँ इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।